मत पूछना, ये मत पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। पिछले क्लास में यानी जो प्रीवियस क्लास थी कल की, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आ गई थी। क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन, याद करो जरा। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई थी ना, कमेंट करके बताइए सभी लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी आपकी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, जहां ओमेगा स्क्वायर क्या था आपको याद होगा, k अपॉन m। k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, m क्या है आपका मास ऑफ द पार्टिकल है, विच इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो पार्टिकल्स SHM में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उस पार्टिकल का मास m है, k क्या है आपका फोर्स कांस्टेंट है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे दें, यानी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है सरल आवर्त गति की। ठीक, x यहां पर क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है, यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण का हल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो बाई पार्ट इंटीग्रल, शायद आपको पता होगा फार्मूला। एक बार हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी जैसे दो फंक्शन है, जैसे हमने कहा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इनका हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। तो आपको फार्मूला याद होगा कि क्या होता था आपका फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर होल का डिफरेंशियल। ये फार्मूला आपका है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल के लिए। नोट कर लीजिए ये फार्मूला, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, फार्मूला नोट हो गया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है, सरल आवर्त गति की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, कुल मिला के ये कहें हम। तो ये फार्मूला नोट हो गया होगा। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर जो 1 है इसे, इक्वेशन नंबर जो 1 है इसे हम क्या करने, इसे dx बाई dt से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे dx बाई dt से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड में, तो शायद हमारे पास कुछ ऐसा नजारा मिल जाएगा जिसमें हम इंटीग्रल बाई पार्ट लगा सकते हैं, यानी इंटीग्रल फर्स्ट सेकंड का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लें dx बाई dt से, तो इक्वेशन आ गई दिस मच, ओमेगा स्क्वायर x और dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। अब यहां पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट और सेकंड से, तो देखो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन इसको मान रहे हैं, सेकंड इसे, यहां पर फर्स्ट फंक्शन इसे मान रहे हैं और सेकंड फंक्शन इसे। ठीक है, अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेट करिएगा, हम सिंबल नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट लिखिएगा। क्या करें, लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन यानी dx अपॉन dt, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल क्या इसका करेंगे, तो इंटीग्रल आ जाएगा आपका dx अपॉन dt माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी ये हो गया आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ये हो गया dx अपॉन dt। फिर क्या होगा, फार्मूला क्या था आपका,
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का डीएक्स। तो ये तो इतनी कहानी हुई इतने की, प्लस इसको करते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स फर्स्ट फंक्शन है तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ओमेगा स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स, ठीक है, और पूरे का dx इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो का इंटीग्रल क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लिख दिया। दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे सबको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं, सबसे ऊपर लिख रहे हैं इसको, ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा इसको हम ऐसे लिख रहे हैं dx अपॉन dt का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल d2x अपॉन dt स्क्वायर dx अपॉन dt dx माइनस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस साइन के साथ माइनस इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स dx अपॉन dt dx इज इक्वल टू कांस्टेंट c, ठीक है। नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए, ठीक है। क्या देखो यहां पर अभी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 है वहां से देखो, क्या हम ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पर या d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह पर हम रख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स और वो भी माइनस का। इक्वेशन नंबर जो 1 हमने लिख रखी है अभी भी स्क्रीन पर लिखी थी, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एसएचएम की, उस इक्वेशन से देखो क्या d2x अपॉन dt स्क्वायर की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स रख सकते हैं, यस और नो, जल्दी से बोलिए। सबको दिख रहा है, लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पर हम रिप्लेस कर दें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, और जैसे ही ये प्लस हुआ आपको आवाज आई खच, आई आवाज, ठीक है। तो देखो ये आपका ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बचा है, जो बचा है उसको दोबारा लिख लीजिए। जो बचा है वो बचा आपके पास है dx अपॉन dt का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, सही है। dx अपॉन dt क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, क्योंकि x क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हम कहते हैं c की वैल्यू निकालेंगे व्हेन x इज इक्वल टू a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि अब वो रिवर्स यानी वापस आना चाहेगा। तो जब x इज इक्वल टू a तो dx अपॉन dt यानी वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो है। तो ये कंडीशन यहां रख देंगे। ऐसा करने पर आपको c मिल गया, कितना मिल गया, c मिल गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, c कितना मिल गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और आपका दिल बाग बाग हो गया, ठीक है भाई। चलिए आप क्या करें, c की वैल्यू रख लेते हैं। तो c की वैल्यू हम रख लें यहां पर, तो c की वैल्यू रख लेंगे, c की वैल्यू कितने रखेंगे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्या यहां से देखो हमें मिल जाएगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही है, सही लिखा, चेक कर लीजिएगा एक बार।
चेक कर लेना, सही लिखा, सही लिखा सर। अब देखो क्या मिला हमारे पास, यानी हम कह सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन कहीं माइनस सही चल रहा, साइन सही चल रहा, कहीं गलत तो नहीं हुआ, चेक कर लेना। ठीक है, मान लेते हैं। साइन आपको चेक किया, शायद गलत हुआ है कहीं पर, कहाँ गलत हुआ है? जब हम लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, चेक करिए, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कहाँ साइन गलत हुआ? देखो जो ये इक्वेशन लिखी हुई थी ना, तो ये इक्वेशन थी आपके पास, देखो यहां से ध्यान देखिएगा, यहां लिखते इक्वेशन ये लिखी थी ना d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो जब dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रल किया था बाई पार्ट, तो यहाँ पर बीच में प्लस होना चाहिए ना, तो ये साइन ये क्या है, ये प्लस में जाएगा, ठीक है, ये प्लस में है, ये प्लस में हो जाएगा। तो अब आपके पास जो c है, c की वैल्यू भी प्लस में आ जाएगी, c की वैल्यू भी प्लस में आ जाएगी। तो अब हमारे पास ये फार्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, गलती मिल गई। फिजिक्स का यही फायदा है कि वो चिल्लाने लगता है फार्मूला कि गलत है गलत है, चिल्लाहट सुनाई दी, ठीक है। आप देखो सही कर लिया होगा सब लोगों ने, ये मिल गई, ये dx अपॉन dt क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई, जो पार्टिकल SHM में है, ठीक है। आप देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, आपका कभी कहा देखा था मैथ में कि वेरिएबल सेपरेबल लगाते थे। वेरिएबल सेपरेबल में क्या है आपका कि एक टाइप वाले एक तरफ ले लेते हैं, दूसरे टाइप वाले हम क्या करते हैं, दूसरे तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ x वाले सारे टर्म एक साथ कर लेते हैं, बाकी बचे टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो x वाले टर्म एक साथ कर लीजिए, x वाले टर्म एक साथ करिए। तो जब हम x वाले टर्म एक साथ करेंगे तो देखो यहां से क्या आएगा, देखिएगा x वाले टर्म जब हम एक साथ करेंगे तो यहां बचेगा आपका dx अपॉन अंडर रूट dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां बच जाएगा आपका क्या, ओमेगा dt। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, टाइम 0 से t, डिस्प्लेसमेंट 0 से x, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, आपका टाइम नहीं लगा रहे हैं, किसी भी टाइम के लिए निकाल रहे हैं ना, किसी भी टाइम के लिए निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखो ये क्या आपका, इसका इंटीग्रल हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a, और ये क्या हो गया ओमेगा t प्लस 5। एक कांस्टेंट जोड़ना होगा क्योंकि लिमिट नहीं लगाई, तो ये कांस्टेंट जोड़ेंगे। देखो कांस्टेंट किस टाइप का जोड़ेंगे, एंगल है उधर ओमेगा t, तो कांस्टेंट भी जो होगा वो एंगल वाला ही जोड़ेंगे, तो इसलिए क्या लिख दिया प्लस 5। क्या यहां से हमें मिल जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस 5, साइन ओमेगा t प्लस 5, यानी x इज इक्वल टू मिल गया a साइन ओमेगा t प्लस 5, a साइन ओमेगा t प्लस 5। नोट कर लीजिए इतना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो SHM की थी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो SHM की थी उसका सॉल्यूशन मिल गया हमें, ठीक है। क्या ये पीरियोडिक है, देख रहा साइन की टर्म में आ जाए, पीरियोडिक है, मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा होगा। अब देखो जनरली हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी यूज कर लेते हैं, ठीक है।
तो क्या और कहते हैं कि क्या है आपका टी, कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड। कैपिटल टी अगर टाइम पीरियड है तो हम लिख लेते हैं कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा, ये हम यूज करते हैं। तो क्या यहां से हम ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई अपान कैपिटल टी। तो चेक कर लेते हैं कि अगर टी टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड क्या कैसे डिफाइन किया था कल की क्लास में, कि टाइम पीरियड इज दैट टाइम इन विच द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पोजीशन, या ये कहा था कि आवर्त काल वह समय होता है जितने समय में कण अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है। तो हम देखो यहां पर क्या करें, t की जगह 2 पाई अपान ओमेगा, अगर ये जो सोल्यूशन मिला है इसमें स्मॉल t की जगह पर क्या रखते हैं हम 2 पाई अपान ओमेगा अगर जोड़ दें, उसमें स्मॉल t में अगर 2 पाई अपान ओमेगा जोड़ दें और ऐसा करने पर डिस्प्लेसमेंट जो x इस समय है फिर से यही आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये टाइम पीरियड है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद क्या करता है, अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिपीट कर लेता है, वहीं पहुंच जाता है। तो अगर इस t में 2 पाई अपान ओमेगा हम जोड़ दें और फिर से यही इक्वेशन मिल जाए, तो हम कहेंगे कि 2 पाई अपान ओमेगा 1 टाइम पीरियड है, और फिर वहां से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी हम यूज कर लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के लिए। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यहां पर स्मॉल टी की जगह फिट कर दीजिए टी प्लस 2 पाई अपान ओमेगा, तो इसी में हम रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। चलिए स्मॉल टी की जगह हम फिट कर रहे हैं, क्या फिट कर रहे हैं 2 पाई अपान ओमेगा, और देखेंगे फिर से यही इक्वेशन आ रही है कि नहीं। अगर आ रही होगी तो जो 2 पाई अपान ओमेगा होगा वो 1 टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो टाइम क्या होगा 1 टाइम पीरियड। तो x इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम a साइन, और ओमेगा t की जगह रख रहे हैं t प्लस 2 पाई अपान ओमेगा और प्लस 5। देखो टाइम में हमने कुछ जोड़ा है तो अकॉर्डिंग डायमेंशन जो भी जोड़ा है वो टाइम ही होगा, और अगर वो जोड़ने के बाद फिर से उतना ही डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो वो टाइम जो होगा वही टाइम पीरियड को व्यक्त करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ओपन करते हैं इसको, a साइन ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस 2 पाई और प्लस 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a साइन ब्रैकेट में 2 पाई प्लस ओमेगा t प्लस 5। क्या इसको हम लिख दे a साइन ओमेगा t प्लस 5। क्या x वही मिल गया जो पहले था, मिल गया ना। इसका मतलब है टाइम में हमने जो जोड़ा था वो टाइम था जितने समय बाद अपनी पोजीशन को पार्टिकल ने क्या किया, रिपीट कर लिया, और उस टाइम पीरियड को ही तो हम कहते हैं आवर्त काल। ठीक है, तो अब आपका क्या है, इसका मतलब 2 पाई अपान ओमेगा आवर्त काल को रिप्रेजेंट करता है टी को। इसीलिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, जब एसएचएम होता है तो उसमें ओमेगा की जगह 2 पाई अपान टी यूज कर लेते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई अपान टी यूज कर लेंगे। तो अब आगे जब भी कोई न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें अगर हमने ये प्रूफ कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर न्यूमेरिकल में हमने ये प्रूफ कर लिया कि मोशन एसएचएम है और उसका टाइम पीरियड पूछा गया हो, तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा लगाकर निकाल लेंगे। अब ओमेगा कहां से आएगा, देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम की क्या थी, d2x अपान dt स्क्वायर प्लस क्या थी k अपान m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कहेंगे जिस वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को ही हम ओमेगा स्क्वायर मान लेंगे, और फिर t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जब भी एसएचएम होगी एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालेंगे, जिस वेरिएबल में एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को ओमेगा स्क्वायर सपोज कर लेंगे, फिर हम टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा लगा देंगे।
क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है 2 पाई अपान ओमेगा अगर हम टाइम में जोड़े तो डिस्प्लेसमेंट फिर से वही मिलता है जो टी टाइम पर था, यानी 2 पाई अपान ओमेगा 1 टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना, ये नोट करिए। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का? एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, जो लोग ना नोट कर पाए वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बाद में नोट कर लिया करें। ठीक है, ये वीडियो आपके एग्जाम तक अपलोड रहेंगे यूट्यूब पे, कभी भी जरूरत पड़े आप यहां से देख सकते हैं। अब देखो क्या है आगे, क्वेश्चन क्या है, जो एसएचएम है इसमें एनर्जी कितनी होगी एसएचएम करते हुए पार्टिकल की। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एनर्जी इन एसएचएम, सरल आवर्त गति में ऊर्जा। किसकी ऊर्जा? जो सरल आवर्त गति कर रहा है कण, उसकी ऊर्जा। तो एनर्जी इन एसएचएम, दो टाइप की एनर्जी होगी। कौन कौन सी होंगी? एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि पार्टिकल कहाँ है? मोशन में। और एक क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो किसके कारण होगी पोटेंशियल एनर्जी? पार्टिकल जब डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन जो किया जाएगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो एसएचएम में जो एनर्जी होगी वो दो टाइप की होगी। एक तो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर पार्टिकल का मास m है, डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम से कितना है? x है, तो क्या वेलोसिटी dx अपॉन dt होगी? और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी जो दी जाएगी k इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ मास ऑफ द पार्टिकल इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ पार्टिकल और dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। अभी हम लोग जब सॉल्यूशन लिख रहे थे उसमें मिला था हम लोगों को, वो मिला था ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या था? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख देते हैं इसकी, यानी यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एसएचएम में कोई पार्टिकल है m मास का जिसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अभी अभी डिफाइन किया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स वर्क डन इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, या ऐसे कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हम लिखे Pe इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वर्क डन। वर्क डन क्या होगा आपका? dw। अगर dx डिस्प्लेस किया है तो वर्क डन क्या होगा? f डॉट dx। हमने कितना डिस्प्लेस किया है? 0 से x तक, तो हम क्या कर देंगे? टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू x f डॉट dx। और एसएचएम में जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स। कंडीशन निकाली थी पिछली क्लास में, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो क्या हम कहते हैं f की जगह माइनस के एक्स रखते हैं, तो यही फार्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस इंटीग्रल 0 टू x माइनस के एक्स dx। माइनस से माइनस मर जाएगा, k कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रल क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2। जनरल फार्मूला क्या लगाओगे? इंटीग्रल x टू पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिल गई हमें? माइनस माइनस प्लस हो गया और k कांस्टेंट है, x का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट भरोगे आपका 0 टू x, तो यही रहेगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिल गई हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या इसको हम लिख दे हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर? यस और नो? किडनी लगाइए,
किडनी लगा के बताइए, क्या हम इसको लिख सकते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि के अपान एम को ही तो माना है ओमेगा स्क्वायर, तो के मिल गया एम ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो क्या एसएचएम में टोटल एनर्जी मिल गई? टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? दोनों का सम कर दें, तो टोटल एनर्जी मिल गई एसएचएम में के प्लस पी, यानी सम कर दे दोनों का, और सम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ये दिख रही है आपको, मन की आप उस देखिए, काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी दिख रही है आपको ये। जब सम करेंगे देखो, तो क्या ये एक्स वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे? एक्स वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। यानी टोटल एनर्जी जब हम लिखेंगे तो E इज इक्वल टू लिखेंगे के ई प्लस पीई, दोनों की वैल्यू रखिए, रख के बताइए कितना आ रहा है, कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी से बताइए भैया। उम्मीद है आज सभी लोग क्लास में होंगे और ये सब आपके सिलेबस का है, क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हटा दें यहां से। चलिए, अविरल कुछ कह रहे हैं, ड्रेस चेंज कर दी है आज से इन्होंने, अब ये पैंट शर्ट में नहीं आएंगे, किस ड्रेस में आएंगे? डॉट डॉट। चलिए, तो टोटल एनर्जी मिल गई हमें, कितनी मिल गई? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इतना बचा। क्या ये देखो टोटल एनर्जी कांस्टेंट आई, ए क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो कि कांस्टेंट होगा, एम मास ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी कांस्टेंट। तो क्या हम कहते हैं एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी क्या होगी एसएचएम में? कांस्टेंट होगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, आप देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो भी कह लीजिए। क्या हम कहते हैं जब एक्स जीरो है, यानी पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। और जब हम काइनेटिक एनर्जी में देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम। यानी जब मीन पोजीशन पर होगा पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और जब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी x इज इक्वल टू ए। तो जब x इज इक्वल टू ए रखोगे तो देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। तो यानी जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जहां पर है, काइनेटिक मिनिमम है, जहां काइनेटिक मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल मिनिमम है। क्या ग्राफ बना सकते हैं? पिछले किसी लेक्चर में बनाया था ग्राफ, चलो यहां भी बना के दिखा रहे हैं आपको, यहां भी ग्राफ बना के दिखा रहे हैं एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिएगा आपका ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई एनर्जी, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने कहा यहां तक है, ये प्लस ए हो गया, और इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है? माइनस ए हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है कहां? जब मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बना लेने का। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है मीन पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर मिनिमम एंड जीरो, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम। तो ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो गया। ऊपर ये एनर्जी एक्सिस है, नीचे ये जो है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप।
ठीक है, बना लिया, बन गया होगा। ठीक है, हटा दें इसे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एसएचएम से रिलेटेड या एसएचएम पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है कि यू आकार की कोई ट्यूब है, उस ट्यूब में कोई लिक्विड भरा हुआ है और उसकी एक भुजा में, एक लिम्ब में उस लिक्विड को कुछ डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आपको बताना है कि वो जो ऑसिलेशन होगा लिक्विड का इनसाइड यू शेप ट्यूब वो एसएचएम में होगा और उस ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये यू आकार की एक ट्यूब बना ली हमने, यू शेप की एक ट्यूब ले ली है, मान लिया बन गई है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का वो कैपिटल ए ले लिया है और मान लिया है कि इसमें यहां तक ये लिक्विड भरा हुआ है। ठीक, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वो लेंथ हमने एल ले ली है, मतलब यू शेप वाली नली में जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वो पूरी लेंथ कितनी है? एल मान ली है। तो क्या जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो मिल गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो जो लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू एल। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी रो हो तो क्या लिक्विड का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू एल इंटू रो, ये लिक्विड का मास हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी एक भुजा में यानी एक लिम्ब में कुछ डिस्प्लेस कर दिया गया वाटर, और वाटर या लिक्विड जो भी है फिर उसे रिलीज कर दिया गया। तो अब ये जो आपका यूट्यूब में वाटर है वो इस तरीके से, या लिक्विड जो भी है वो इस तरीके से क्या करेगा? ऑसिलेशन करेगा। तो ये प्रूफ करना है कि ये ऑसिलेशन एसएचएम में होंगे और इनका टाइम पीरियड निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें वाई लिक्विड नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया गया है, यानी वाई लिक्विड यहाँ इतना वाई डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो क्या इसमें वाई ऊपर चला जाएगा, यानी इसमें जो वाई है वो वाई अमाउंट से लिक्विड कहां चला गया? ऊपर चला गया। जितना इधर नीचे जाएगा उतना ही इधर ऊपर जाएगा, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट लिक्विड का कितना हो गया? 2y। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2y। अब जब हम रिलीज करेंगे तो ये लिक्विड अपनी जगह पे आना चाहेगा, यानी इसको एक रेस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, प्रत्यानयन बल मिलेगा। और रेस्टोरिंग फोर्स मिलेगा कहां से? रेस्टोरिंग फोर्स कहां से मिलेगा? जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसके वेट से मिलेगा। डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट से रेस्टोरिंग फोर्स मिलेगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा वही रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कराएगा। रेस्टोरिंग फोर्स है तो या फिजिकल टू क्या होता है? माइनस के एक्स होता है, तो इसलिए माइनस साइन लगा के लिखा। क्या आप देखो, जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का अगर मास m कह दें, स्मॉल m जो है ये तो टोटल लिक्विड जो बना था उसका है। तो अब जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो कितना हो जाएगा? उसका मास कितना हो जाएगा? देखो लेंथ कितनी हो गई डिस्प्लेस्ड की, कितनी डिस्प्लेस्ड लेंथ हो गई? 2y। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? a। तो क्या हम कहते हैं कि 2y इंटू ए तो हो गया वैल्यू, लिक्विड की डेंसिटी रो है तो इंटू रो कर दें तो क्या ये हो गया मास, इंटू जी कर दें तो हो गया वेट, माइनस साइन का, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स है। क्या यहां देखो हम लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल माइनस वाई, F प्रोपोर्शनल माइनस वाई। क्यों? क्योंकि A, रो और G तो सब कांस्टेंट है। तो क्या F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और अपोजिट है। क्या यही तो कंडीशन होती है एसएचएम की? इसका मतलब है कि ये लिक्विड कहां होगा? एसएचएम में होगा, यानी ये कंडीशन है एसएचएम की। तो ये लिक्विड जो है वो एसएचएम में होगा, यानी सरल आवर्त गति कर रहा होगा। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा वो निकालना है। तो अभी हमने बताया था कि टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या हम करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे एसएचएम की। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में
जिस वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके कोफिशिएंट को ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, फिर t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा लगा देंगे, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा रखने पर डिस्प्लेसमेंट वही प्राप्त होता है जो t पर था। अगर किसी टाइम में 2 पाई अपान ओमेगा जोड़ दें तो डिस्प्लेसमेंट वही मिलता है जो t टाइम पर था, यानी 2 पाई अपान ओमेगा क्या होगा, एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता होगा, क्योंकि वन टाइम पीरियड में पार्टिकल अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक तो f इज इक्वल टू आपको ये मिल गया f इज इक्वल टू दिस मच, और एक न्यूटन्स लॉ से लिख सकते हैं f इज इक्वल टू कितना ma, या हम लिख सकते हैं m d2y अपान dt स्क्वायर, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, y है डिस्प्लेसमेंट। तो अब f इज इक्वल टू एक तो ये लिखा हुआ है 2y a रो g, 2y a रो g, और एक f इज इक्वल टू मिल गया न्यूटन्स लॉ से, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में जो m है वो टोटल जो लिक्विड है उसका मास है, और उसकी वैल्यू कितनी है, al रो। तो क्या हम ये भी रख लें, यहाँ पे रख लेते हैं, यानी al रो और d2y अपान dt स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर लें तो एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी SHM की, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेंगे, SHM की बनाने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हटा दें, नोट कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जब हम इक्वेट करेंगे तो मन की आंखों से देखना, यहां से रो a और यहां से भी रो a कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हमारे पास बचेगा कितना, इधर बचेगा l और ये बचेगा d2y अपान dt स्क्वायर, और इज इक्वल टू बचेगा माइनस का 2yg। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिख के l से डिवाइड करते हैं और इसको एक तरफ ले आए, यानी d2y अपान dt स्क्वायर प्लस 2g अपान l इंटू y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 कह दें। तो क्या ये SHM के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जो लिक्विड SHM में है उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। किस वेरिएबल में है, y में है, तो y के कोफिशिएंट को हम क्या मान लेंगे, ओमेगा स्क्वायर, यानी ये जो 2g अपान l है इसको हम ले लें ओमेगा स्क्वायर। टाइम पीरियड क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 पाई ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा रूट में इतना होगा, यहाँ 1 अपान ओमेगा रखा यानी स्क्वायर रूट में आ जाएगा l अपान 2g, l अपान 2g। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। अच्छा, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा था, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ठीक है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल अभी जरूरत पड़ेगी, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं वहां पे आपसे पूछेंगे। ठीक है, हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कोई एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी गिवन है, जैसे ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई एक लिक्विड फील्ड है, यहां तक कोई भी लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हम ले लेंगे, मान लेते हैं कुछ रो डेंसिटी। इसमें क्या है, एक कार का टुकड़ा है, क्यूबिकल, कार का टुकड़ा कैसा है, क्यूबिकल है, क्यूबिकल, ठीक है, क्यूब शेप में, जिसकी साइड लेंथ a है। एक क्यूबिकल कार का टुकड़ा है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, a है। अब इस टुकड़े को क्या है, ऊपर तैर रहा है, अब इस पे क्या है, इसको थोड़ा सा डिप्रेस किया जाता है, इस पे फोर्स लगा के इसको दबाया जाता है, जिससे इसका कुछ भाग अंदर जाता है, फिर इसे रिलीज कर दिया जाता है। अब ये इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा, कैसे ऑसिलेशन करेगा, दिन था ना, नहीं ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऑसिलेशन करेगा। आपको बताना है कि ये ऑसिलेशन SHM में होंगे
यानी ये आसलेशन कैसे करेगा, सरलावर्त होंगे और उसके लिए टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको कितना है, इसका डेंसिटी जो दे रखा है वो रो नॉट दे रखा है, जो ये कॉर्क है उसकी डेंसिटी रो नॉट दे रखी है। मान लेते हैं कि इसका जो है एक्स पार्ट डिप किया गया है। ठीक है, ये एक्स पार्ट क्या हुआ है, इस लिक्विड में इतना भाग डूबा है। तो देखो जो क्यूब है, क्या उसका क्रॉस सेक्शन होगा स्क्वायर शेप में, क्यूब का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, हर एक फेस कैसा होगा, स्क्वायर शेप में। तो देखो जो ये डूबा हुआ है, ये जो फेस होगा ये स्क्वायर शेप में होगा, और कितना भाग डूबा है एक्स, तो कितना वॉल्यूम डूबा है ये हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कितना डूबा है, एरिया इंटू थिकनेस, यानी जो कार्क है उसका कितना वॉल्यूम डूबा हुआ, अगर वी कह दें तो ये वी वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स, जो क्रॉस सेक्शन है इंटू थिकनेस। अब इसकी डेंसिटी कितनी है, रो नॉट है, तो कितना मास डूबा होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो तो जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या फुल्ली किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो उसके वेट में कुछ कमी आ जाती है। वेट में आने वाली जो कमी है वो उस ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के मास के बराबर होती है। जितना मास वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होगा, जैसे हमने इसको डिप किया तो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो इस वॉल्यूम का जो मास होगा, ठीक है, उसी के बराबर इसके मास में कमी होगी, या हम कहेंगे इस वॉल्यूम के इक्विवेलेंट जो वेट होगा उतना ही वेट इसमें क्या है, कम एम्पियर होगा हमें। इसीलिए हमने देखा होगा भारी वजन से हमने कहा कि 50 किलो का अगर वेट हमें एयर में लिफ्ट करना है और लिक्विड यानी वाटर में अगर लिफ्ट करना हो तो कहां आसानी से हम लिफ्ट कर लेंगे उसे, बताइए। वाटर में आसानी से उसे लिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वाटर में उसका अपरेंट जो वेट होगा वो कुछ कम एम्पियर होगा। कितना कम होगा, जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा उसके भार के बराबर उसके जो वेट के भार में कमी हमें लगेगी, इसलिए वो हल्का लगेगा। तो आप देखो, जब हम इसे डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इसको जो रेस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, रेस्टोरिंग फोर्स जो मिलेगा वो इसके द्वारा जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम होगा उसके वेट के बराबर होगा। डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वॉल्यूम के वेट के बराबर होगा रेस्टोरिंग फोर्स जो इसको प्रोवाइड कराएगा ऑसिलेशन। ठीक है, तो क्या करें कि जो रिक्वायर्ड रेस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स है इसलिए माइनस लगाएंगे, तो माइनस क्या करें हम, रेस्टोरिंग फोर्स कितना होगा आपका, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसके वेट के बराबर। वेट का मतलब mg और m का मतलब हो गया आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, और वॉल्यूम कितना है a स्क्वायर x रो g और माइनस साइन के साथ। क्या देखो, एक साइड लेंथ सेम है, फिक्स है, रो फिक्स है, g फिक्स है, तो क्या प्रूफ कर लिया, f प्रोपोर्शनल टू माइनस x। और ये कंडीशन किसकी होती है, SHM की होती है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है क्यूबिकल कार्क का जो ब्लॉक है ये SHM में होगा। अब SHM में है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, और फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके कोफिशिएंट को ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा अप्लाई करके टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम क्या करें, एक तो इक्वेशन हमें ये मिल गई कि रेस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, इतना। अब क्या जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो हम कहते हैं कितना होगा, रो नॉट इनटू ए क्यूब, क्योंकि क्यूबिकल है तो साइड ए है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम तो हो जाएगा साइड क्यूब, यानी वॉल्यूम होगा आपका साइड क्यूब के बराबर, किसका, ब्लॉक का। तो इसका मास लिख सकते हैं, मास क्या होता है आपका, मास हो जाएगा आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कितना आपका डेंसिटी रो नॉट दे रखी है, तो क्या मास ब्लॉक का हो जाएगा रो नॉट ए क्यूब। ठीक है, न्यूटन्स लॉ लगाए कि जो फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी d2x अपॉन dt स्क्वायर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है x। तो अब
एम की वैल्यू कितनी रखते हैं आपकी, रो नॉट ए क्यूब इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर अकॉर्डिंग न्यूटन्स ये फोर्स होगा, रेस्टोरिंग फोर्स ये है। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो यहां से क्या है ए स्क्वायर और यहां से ए स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा आपका रो नॉट ए d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो जी एक्स। सही लिखा? चेक करो जरा, बताओ, चेक करके बताइए सही लिखा, चेक करो जल्दी से। यस आप कमेंट करिए जल्दी से, सो तो नहीं गए? ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को हम यहां लिख रहे हैं थोड़ा सा और सही करके, डायग्राम बन गया होगा हमें उम्मीद है। अभी तक हटा दें इसको, ठीक है, इतना हटाया गया। अच्छा डायग्राम नहीं हटाया। अब देखो यहां से क्या होगा, हम लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस रो जी अपॉन रो नॉट ए एक्स इज इक्वल टू 0। यस आर नो? जल्दी से बताइए। चलिए मान लेते हैं आपने लिख लिया इसको, इक्वेशन नंबर दे लें 3। चलिए अभी नहीं दें। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है x में? एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या x के कोफिशिएंट को ओमेगा स्क्वायर मान लें, इसको क्या ले लें हम, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या सपोज कर लें, ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या करें, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड पूछा था कि जो ऑसिलेशन ऐसे हो रहे हैं ब्लॉक के, उसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो t इज इक्वल टू क्या लगा दें हम, t इज इक्वल टू अप्लाई कर दें 2 पाई अपान ओमेगा। t इज इक्वल टू अप्लाई कर दें 2 पाई अपान ओमेगा। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई और अपान ओमेगा है यानी अंडर रूट लगा दें, और ये हम लिख दें रो नॉट ए अपान रो जी। नोट कर लीजिए, ये जो फार्मूले आ रहे हैं इन पर फोकस रहना है। एग्जाम में डायरेक्टली ये फार्मूले यूज करके आप टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। डेरिवेशन करेंगे बहुत टाइम लगेगा, टाइम ही तो हमें बचाना है ऑब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, नोट कर लिया होगा। ठीक है, मान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए देते हैं, आप होमवर्क है आपका, ये क्लास में कल आपसे पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो ब्लॉक है, डायग्राम इसीलिए छोड़ रखा था, ये जो ब्लॉक है केरोसिन ऑयल में डुबाया जा रहा है। केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी दे रखी है हमें 10 टू पावर 3। चलिए जनरलाइज करके ले लेते हैं। डेंसिटी दे रखी है ये रो नॉट, ये केरोसिन ऑयल की डेंसिटी दे रखी है रो नॉट। इस केरोसिन ऑयल में एक रेक्टेंगुलर जैसे डस्टर है, आपका ना डस्टर देखा ना, डस्टर मतलब कार वाले डस्टर नहीं, जो बोर्ड साफ करने के लिए डस्टर यूज करते हैं, वो रेक्टेंगुलर आपका कोई एक ब्लॉक है, उसे वो तैर रहा था यहाँ पे। ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा जिसकी लेंथ दे रखी है b और ये जो विड्थ दे रखी है a चौड़ाई और b लंबाई का, और जो है आपका थिकनेस भी इसकी दे रखी है, थिकनेस दे रखी है h। थिकनेस कितनी दे रखी है h। तो देख लिख लीजिएगा, लंबाई जो है आपकी कितनी है b है, चौड़ाई कितनी है a है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है h। यानी ऐसा कुछ बना हुआ है, देखिएगा इस तरीके का। ये डस्टर बन गया ना आपका, जो क्लास में देखते हैं ना। तो ये दे रखा है आपका, ये ऊंचाई हो गई h, ये हो गया b और ये वाला हो गया a। देख लीजिएगा आपका, जूम करके देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए।
किया गया है कि इसको डिप किया गया है, ठीक है, यहां से हटा दे रहे, कंफ्यूज ना होना, यहां देख रहे h हाइट है या डेप्थ कह सकते हैं, a विड्थ है और b जो है वो लेंथ है, ठीक है, ऐसे ब्लॉक की जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। अब इसे क्या किया गया है, डिप किया गया है और रिलीज कर दिया गया है। अब ये इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है। आपको प्रूफ करके बताना है कि ये वाइब्रेशन जो है यानी जो ऑसिलेशन है वो SHM में होंगे और इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। इस ब्लॉक की जो डेंसिटी है, इस ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो ρ1 है। इस ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है, ρ1 है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इस क्वेश्चन को करके ही सोइएगा, सोना नहीं है बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।